अस्सलाम वालेकुम आदाब। पूरी दुनिया फिर एक मर्तबा तालिबान के बारे में बातें कर रही है। हमारे न्यूज़ चैनल्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम दोबारा उस दौर में चले गए हैं जब न्यूज़ चैनलों पर ज़बरदस्ती तालिबान को दिखाया जाता था। ऐसी ऐसी कहानियाँ होती थी जो शायद खुद तालिबान को भी ना पता हो। खैर, आम लोगों के लिए अफगानिस्तान ऐसी सियासी हलचल अचानक से हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तालिबान का दुनिया की बहुत सी सरकारों से बातचीत का इल्म तो सबको था ही, लेकिन इतने कम वक्त में और इतनी आसानी से वो दोबारा काबिज हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं था। लेकिन देखते ही देखते चंद घंटों में सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी और उनके नायब सदर को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। जबकि कहा यह जाता है कि अशरफ गनी के पास अमेरिका से ट्रेंड जो सिपाही थे वो तालिबान की तादाद से 5 गुना थे। आज हम यहाँ ये तो नहीं बता सकते कि कौन सही कौन गलत, आगे कौन कामयाब होगा और कौन नहीं होगा, और फिलहाल वहाँ के सही हालात क्या हैं। बस हम यहाँ आज कुछ अहम पॉलिटिकल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस से कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एक इंस्टीट्यूट है। इसके एक रिसर्च साइंटिस्ट गिलेस डोरनसोरो ने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका टाइटल था, उन्वान था, द तालिबान्स विनिंग स्ट्रैटेजी इन अफगानिस्तान। इस रिसर्च पेपर में आशीष प्रसन्न, जॉर्ज प्रोकोविच और निकोल वॉट्स ने भी इनकी मदद की थी, और भी कुछ दूसरे नाम थे। दूसरे 2 अलग आर्टिकल्स हैं जो मशहूर जर्नलिस्ट युवान रेड्डी ने लिखे हैं। आपको हम सबको पता होगा कि ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनको पिछले तालिबान की जंग के एपिसोड में तालिबान ने अगवा कर लिया था, और फिर 11 दिन बाद अगवाई से निकलने के युवान रेड्डी ने इस्लाम कबूल किया था। युवान रेड्डी ने जो 2 मजमून लिखे हैं, इसमें से एक का उन्वान है द माइटी यूएस मिलिट्री हैज बीन हम्बल्ड बाय तालिबान, और दूसरा है द तालिबान इज स्टीयरिंग द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स टुवर्ड्स अ न्यू एरा। ये 2 आर्टिकल्स। पहले रिसर्च पेपर की तरफ चलते हैं। डोरनसोरो का जो रिसर्च पेपर है वो तो वैसे 2009 का है, तालिबान को 2001 में निकाला गया था। अगर इसको देखें तो बताया गया है कि तालिबान की जो मूवमेंट थी वो सिर्फ कोई इंसर्जेंसी की मूवमेंट नहीं थी, बल्कि उनके पास डिटेल प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड एक्शन मौजूद था। तालिबान का दावा था कि वो एक इनकलाबी मूवमेंट है जो कि अफगानी ट्राइबल सिस्टम के खिलाफ है और साथ ही इस्लामी हुकूमत लाना चाहती है। उम्मीद है कि वो अब इस्लामी यानी इंसाफ पसंद हुकूमत बनाएंगे। तालिबान के सिस्टम में लोकल एनाटॉमी इनके कमांडर्स को दी गई है ताकि वो मकामी हालात के हिसाब से फ्लेक्सिबल फैसले ले सके। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। नंबर 1, मकामी लोगों का फॉरेन फोर्सेस को स्ट्रांगली रिजेक्ट करना। दूसरा, मकामी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी पर काम करते हुए पब्लिक का साथ हासिल किया, और इसी की वजह से इन्हें साउथ और ईस्ट अफगानिस्तान में पब्लिक का भरपूर सपोर्ट हासिल हुआ, ये रिपोर्ट कहती है। और उन्होंने वहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने इसके बाद इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और नॉन पश्तों को भी इनकी सरकार का हिस्सा बनाया। तालिबान के बढ़ने और फैलने में एक बड़ी गलती अफगान हुकूमत की ये भी बताई जाती है। इनकी नाकामियों और अवाम के मसलों को हल ना करने की वजह से अवाम इनसे नाराज़ थी। 10 सालों से कहा जा रहा था कि तालिबान को हराने के लिए कुछ 2 लाख फौजी लगेंगे, लेकिन देखिए ना कि आज 3.5 लाख फौजी होने के बावजूद बिना जंग के फैसला हमारे सामने मौजूद है। एक और गलती हुई कि तालिबान के असर का गलत अंदाजा लगाया गया, इन्हें कम समझा गया। तालिबान की इंटेलिजेंस का भी गलत अंदाजा लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने न सिर्फ हिम्मत का मुजाहरा किया बल्कि बहुत अच्छे से इंटरनेशनल कोलिशंस का भी इस्तेमाल किया। पहले हम जो है अमेरिकी सरकार या फिर उसके बाद रूसी और फिर चीन की सरकार से तालिबान की मुलाकातों के बारे में तफसील से जानते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में उनकी मीटिंग्स हुई थी, उनके एग्रीमेंट्स हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान के काम के तरीक़ों को अगर देखें तो मालूम होता है कि तालिबान के पास काबिल लीडरशिप है जो अपनी गलतियों से सीखती है। तालिबान ने जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया और पूरे मुल्क में अपना नेटवर्क बनाया,
जिस तालिबान से डरा कर अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, इसे तालिबान का अंदाज़ा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा था जो अपने आप में सेंट्रलाइज्ड भी था और डिसेंट्रलाइज्ड भी था। इसमें नेशनल लेवल का भी ख्याल रखा गया था, लीडरशिप के डिसीजंस का भी एक पर्टिकुलर सिस्टम था और लोकल हालात के हिसाब से भी लोकल लीडर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। तालिबान ने अफगानिस्तानी सरकार के करप्शन पर भी ज़रब लगाई, लोगों की बेचैनी का जवाब निकाला, उनके मसाइल हल करने की कोशिश की। पश्तों जो कि अफगानिस्तान की 40% आबादी है, इन्हें अफगान सरकार ने हुकूमत से अलग थलग रखा था। तालिबान ने इन्हें साथ लिया, गवर्नमेंट का पार्ट बनाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी गलत किया था। मसलन काबुल में तकरीबन 10,000 गैर मुल्की रहते थे जो कि बहुत ऐशो आराम से रहते थे, जबकि मकामी लोग परेशान थे और उनसे नाराज थे। फिर मकामी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम, मसलन अफगानिस्तान में बताया जाता है कि 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 500 पुलिस की फोर्स रखी गई थी। इसलिए लोग आपस के प्रॉब्लम्स को हल करवाने के लिए लोकल जिरगा या मकामी आलिम के पास जाते थे। वेस्टर्न प्लेयर्स ने हमेशा बात तो इकोनॉमी की, लेकिन सिक्योरिटी को मुकम्मल अवॉइड कर दिया। ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में दर्ज हैं जो तालिबान की विनिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है। अब आते हैं हम दूसरे आर्टिकल्स की तरफ। हम सब युवान रेडली का नाम जानते हैं। युवान रेडली पहले ब्रिटेन के अखबार संडे एक्सप्रेस के लिए काम करती थी। अफगानिस्तान में मीडिया कवरेज के दौरान तालिबान ने इन्हें अगवा कर लिया था और 11 दिन के बाद इन्हें रिहा किया गया। वो तालिबान के रवैये से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी और बाद में उन्होंने इस पर किताब भी लिखी थी जिसका नाम है इन द हैंड्स ऑफ तालिबान। युवान रेडली ने रिसेंट मंथ्स में 2 आर्टिकल तालिबान की करंट सिचुएशन पर, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर लिखे थे, एक अप्रैल में और दूसरा जुलाई में, जिसकी उन्वान मैंने आपको शुरू में बताया। युवान रेडली कहती है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजी कोशिश 100 सालों में अब तक का सबसे बड़ा आर्मी डिजास्टर है। पिछले साल के सितंबर में नाटो ने तालिबान से हार कर अपनी फौज वापस बुला ली थी, या शायद अब उन्हें कम प्रॉफिट नजर आ रहा था। ये अपने आप में तालिबान की बहुत बड़ी जीत बताई जाती है। 20 साल तक ये तमाशा वो कब्जा चलता रहा। तालिबान को काबुल से 2001 में निकाला गया था, लेकिन युवान रेडली के मुताबिक बेसिकली इन्होंने हथियार नहीं डाले थे। तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और मिलिट्री से जंग जारी रखी। इंसाफ के नाम पर अमेरिका जो अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, इसने कितने शहरियों की जानें ले ली, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। आप इसका अंदाजा दूसरे उन्वान से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरह इराक में भी अमेरिका ने अमन के नाम पर जंग छेड़ी थी। वर्ल्ड न्यूज डेली की एक वेबसाइट है जिस पर इराक वॉर का डेटा डाला जाता है। वेबसाइट है informationclearinghouse.info। इसे टॉम फ्रीले ने 2001 में स्टार्ट किया था। आप इस पर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर इराक की जंग का पूरा डेटा मिलेगा अब तक का, कि इस अमरीकी जंग से कितने इराकियों की, कितने अमरीकी फौजियों की जाने गई और अब तक इस जंग पर कितना पैसा खर्च हुआ है। इसके डेटा के हिसाब से इराक में अमरीकी अमन आने के बाद से अब तक 14,55,590 इराकी जाने गई। साथ ही इस अमन में 4,801 अमरीकी फौजियों ने भी अपनी जानें गंवाई। इस जंग पर जो पैसा खर्च हुआ है वो भी इतना ज्यादा है कि उसको मैं कैलकुलेशन डिफाइन करना मुश्किल। वो पैसा कुछ इस तरह है कि $5,40913,271,046, यानी कि $5,44,091 करोड़। वैसे अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर चंगेज खान तक सबको शुरुआती कामयाबी तो वहां मिली, लेकिन फिर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। फिर इसने ब्रिटिश फौज को हराया, उसके बाद सोवियत यूनियन का नंबर आया, वो उनसे टकराए। सोवियत यूनियन का हाल तो हम जानते हैं, उमर मुख्तार के उन्वान से हमने मशहूर फिल्म भी देखी है। अच्छा, ये भी हकीकत है कि जब जंग सोवियत यूनियन से जारी थी तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की मदद की थी, उसकी बैकिंग की थी। मदद भी ऐसी कि बड़ी तादाद में मदरसे कायम किए, बच्चों को जिहाद की जदोजहद के लिए तैयार किया, हत्ता कि बड़ी तादाद में लिटरेचर तैयार करके तकसीम करवाए और खूब फंड भी किया।
جب سوویت یونین تباہ ہو گیا تو جدوجہد کرنے والے تو موجود تھے، اس لیے اب جب امریکہ نے وہاں دخل اندازی کی تو وہی ان کے خلاف موجود کھڑے تھے۔ اس لیے ان گریو یارڈز کی فہرست میں شاید سے فیوچر ہسٹورینز اب امریکہ اور ناٹو کو بھی شامل کر لیں گے۔ یوان ریڈلی لکھتی ہیں کہ جب وہ طالبان کی اغوائی سے رہا ہوئی تھی تو انہوں نے سوچا تھا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ ساری دنیا کو بتائے گی کہ طالبان ہار ماننے والوں میں سے نہیں، اور ان کو ہٹانے کے بجائے ان کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی اور لاکھوں جانیں اور اربوں روپیہ ضائع ہو گیا۔ اس وقت کے امریکہ اور برٹین کے صدر بش اور بلیئر اگر چاہتے تو طالبان کو ساتھ لے کر کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ یوان ریڈلی کے مطابق جو بائیڈن جو کرنٹ امریکن پریزیڈنٹ ہے، ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، جو کہ بش، اوباما اور ٹرمپ کو بھی بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر فیصلہ نہیں لیا۔ واضح ہو کہ طالبان پہلے سے ہی 70% افغانستان پر قابض ہو چکے تھے۔ امریکہ اور ناٹو کے جانے کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی کی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان کے پاس 3 لاکھ سے زیادہ فوجی موجود تھے، لیکن جنہوں نے دوسرے کے بلبوتے پر گدی ہاتھ سنبھالی ہو وہ سپورٹ ہی ختم ہو گیا ہو تو وہ خود کو کیسے سنبھال سکیں گے؟ پچھلے سال جب قطر میں طالبان کی میٹنگ جو امریکن گورنمنٹ سے ہوئی تھی، اس میں وہ اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لیے راضی تھے کہ طے شدہ جو ہیومن رائٹس ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں، وہ اس کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے، وہ اس کی ذمہ داری لیں گے، ساتھ ہی وومن رائٹس پر بھی اس کا کام کریں گے اور اس کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اصل میں امریکہ، برٹین اور ناٹو نے جو ہیومن رائٹس، عورتوں کے حقوق اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا وعدہ کیا تھا، وہ خود اسے پورا نہیں کر پائے، جس سے عوام جو ہے ان سے ناراض تھی۔ اگر عوام خوش ہوتی تو اتنی آسانی سے طالبان صرف 70,000 سے 1 لاکھ تک کی فوج لے کر پورے افغانستان پر قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ عوام بھی تو ریزسٹ کرتی تھی، لوگ ریزسٹ کرتے تھے، لیکن یوان ریڈلی کے مطابق کچھ علاقوں میں تو عوام نے طالبان کا آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ ان کے مطابق ہر کسی کی طرح طالبان بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور وہ غلامی یا فارن آکوپیشن کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھی۔ ورلڈ کا جو پولرائزیشن پھیلانے والا میڈیا ہے، پولرائز میڈیا ہے، اس کو تو بہرحال مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل ہی گیا ہے۔ یوان ریڈلی کے مطابق طالبان کی جیت پکی تھی، یہ انہوں نے پہلے ہی اپنے آرٹیکلز میں لکھ دیا تھا۔ اشرف غنی چاہتے تو وہ بھی طالبان سے بات کر سکتے تھے، انہیں ساتھ لے سکتے تھے، لیکن ان کو امریکہ پر زیادہ بھروسہ تھا۔ بھاگے تو یہ کہہ کر کہ جنگ نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، لیکن پھر بھاگنا کیوں پڑا؟ وہ رک بھی سکتے تھے۔ بہرحال آج کی تاریخ میں یہ بات طے ہے کہ طالبان افغانستان پر پورے دوبارہ سے قابض ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آگے آ کر میڈیا کا سامنا بھی کیا، ان کے سوالات کے جواب بھی دیے، دوسروں کی طرح میڈیا سے بھاگ نہیں رہے ہیں۔ دنیا کو اور سب کو یہ دلاسا بھی دیا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے ایک بھارتی سکھ لیڈر کا انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے تقریباً 300 سکھ اور ہندو نے کابل کے گرودوارے میں پناہ لے لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ لوکل طالبان لیڈر نے آ کر ان سے ملاقات کی، انہیں حفاظت کا اور ہر چیز پرووائڈ کرنے کا وعدہ کیا۔ کل 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس میں طالبان نے تمام فارن ایمبیسیز سے بھی ان کی حفاظت کا وعدہ کیا، ان کو دلاسا دیا، تمام فارن جرنلسٹ سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جب اسلامی حکومت کا وعدہ طالبان نے کر دیا ہے، افغانستان کو اسلامک ریپبلک آف افغانستان، ایمریٹس آف افغانستان کہا ہے، تو انہوں نے انصاف کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس انصاف کے وعدے کو پورا کر پائیں گے اور ان کے بارے میں میڈیا کے ذریعے پہنچائی گئی موجودہ امیج کو وہ صاف کر پائیں گے۔ ہوگا کیا چیز طے کرے گی، وہ آگے کا وقت اور سچا میڈیا بتائے گا۔ تو یہ تھی ایک شارٹ اسٹڈی رپورٹ طالبان کے ورکنگ پر اور کرنٹ سچویشن پر۔ اس سے ریلیٹڈ اور کچھ اسٹڈی انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ پھر آپ سے دوبارہ ایشیا ایکسپریس پر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔